हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की व्याख्यान श्रृंखला में। इस कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च डिजाइन एंड कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। शोध प्राकल्प क्या होता है? व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इसको बनाने के पीछे हमारा क्या मुख्य उद्देश्य होता है? और ये कितने प्रकार की होती है? और विशेष तौर पे फोकस करेंगे हम प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अगर आप लोग ध्यान से इस व्याख्यान को सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे कंसेप्ट से क्लियर होंगे। क्योंकि ये डिजाइन जो है, ये रिसर्च का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। आइए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या होती है? रिसर्च डिजाइन, कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान डिजाइन। और विशेष तौर पे अपन डिस्कस करेंगे किस रेफरेंस में इसको, प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन के संबंध में हम इसका क्या कंसेप्ट होता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रिसर्च डिजाइन होती क्या है, अनुसंधान डिजाइन होती क्या है। अनुसंधान डिजाइन एक्चुअली क्या है? वास्तव में एक आउटलाइन है ना। डिजाइन मतलब होता है ड्राइंग एंड आउटलाइन और प्लानिंग। किसी भी चीज का आप पहले एक रूपरेखा तैयार करते हैं, वो कहलाती है डिजाइन। ठीक है। तो किसी भी चीज को आप तैयार कर रहे हैं कि इसकी क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से इसमें काम होगा, रिसर्च हम कैसे करेंगे। ठीक है, वो रिसर्च डिजाइन कहलाती है। और इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं इट इज अ ब्लू। यह एक नक्शा है। जैसे किसी भी मकान को बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनाया जाता है ना, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। या किसी भी क्वेश्चन पेपर को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, उन सबका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप रिसर्च करेंगे, उस रिसर्च का आप क्या कर बनाएंगे, थर्ड चैप्टर में ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ठीक है ना। तो एंटायर रिसर्च का एक मैप बना रहे हैं। जो मैप बनाने से आपको क्या आसानी हो जाएगी, वो मैप से आप आसानी से समझ सकेंगे, या दूसरा भी कोई जो पढ़ता है वो समझ जाएगा कि आपने कौन सी मेथड क्यों यूज की है ना। अप्रोप्रिएट मेथड टू अचीव रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो शोध के उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सटीक विधि का प्रयोग कैसे किया। ठीक है ना। दूसरी बात, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ऑब्टेन वैलिड एंड एक्यूरेट रिजल्ट। अगर आप रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, तो आपको अपने जो परिणाम है, उस परिणामों को आप बोल सकते हैं कि आपने परिणाम बिल्कुल वैध और सटीक प्राप्त किए हैं, है ना। तो रिसर्च डिजाइन क्या हो गई, एक रूपरेखा आउटलाइन है, एक ब्लूप्रिंट है आपके पूरे रिसर्च की, पूरे शोध की, है ना। जिससे कि आपको भी और दूसरा कोई जो आपका किए हुए काम को करता है, तो उसको समझ में आ जाता है आसानी से आपने क्या, कौन सी मेथड यूज की है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज की है, सैंपल क्या था, या आपने कैसे रिजल्ट को एनालाइज किया है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। किसी भी शोध अनुसंधान के किसी भी अनुसंधान डिजाइन के क्या मुख्य तत्व होते हैं? पहली बात, अ, आपके कैसे होने चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और वेरिएबल। आपके जो शोध समस्या है, उस समस्या में कौन कौन से चर हैं, है ना, और उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर, है ना। तो जब आप रिसर्च डिजाइन बनाते हैं तो ये चीज भी स्पष्ट हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सैम्पलिंग। आपका जो प्रति न्यायादर्श है, वो न्यायादर्श आपने कैसे चुना, कौन सी विधि से, तो सैम्पलिंग। तीसरी बात इंपॉर्टेंट आती है इसमें कि आप प्रदत्तों का संग्रहण कैसे कर रहे हैं, उसको फिर उसका विश्लेषण कैसे कर रहे हैं। प्रदत्तों का ना, डाटा कलेक्शन एंड डिजाइन, किस प्रकार से आप सही तरीके से, सटीक तरीके से इसको कर पा रहे हैं। ये स्पष्ट हो रहा है किससे, आपके रिसर्च डिजाइन। ये भी एक इसका महत्वपूर्ण एलिमेंट है। साथ ही साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध प्राकल्प क्या प्रयोग होगा, ये स्पष्ट हो जाता है किससे, रिसर्च डिजाइन से। साथ ही स्टडी ड्यूरेशन क्या है, आपका जो शोध अनुसंधान का कितना समय सीमा आपकी होगी, ये भी स्पष्ट आपके किससे हो जाता है, किसी भी रिसर्च डिजाइन के थ्रू स्पष्ट हो जाता है।
और साथ ही साथ यहाँ पर इथिकल कंसिडरेशन जो होते हैं रिसर्च के, जो भी नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल कैसे करेंगे, उनका कैसे आप रूल्स लॉज को ध्यान रखेंगे, ये भी बात रिसर्च डिजाइन में आ जाती है। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गए इसके एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स है जिनको बोल सकते हैं कि किसी भी रिसर्च डिजाइन में ये मुख्य तत्व होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों हम रिसर्च डिजाइन को बनाना जरूरी होता है। रिसर्च डिजाइन का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है टू क्रिएट अ स्टडी प्लान। एक जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, इस एक के बाद एक सीरियली सीक्वेंस में साइंटिफिकली कैसे आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, वो पूरा स्टडी प्लान कैसे तैयार होता है आपके रिसर्च डिजाइन आप बनाते हैं उसके थ्रू। ठीक है ना। तो वहां स्पष्ट हो जाता है कि आपने इस प्लान को यूज किया। तो दूसरा भी, जब भी कोई अगर पढ़ना चाहता है शोधकर्ता आपका कार्य को, आपके जो शोध है उसको, तो वो आसानी से उस चीज को समझ सकता है रिसर्च डिजाइन को देखने के बाद। साथ ही साथ रिसर्च डिजाइन हेल्प करता है आपको टू क्रिएट रोड मैप फॉर द स्टडी। आपने जो स्टडी की उसका क्या रोड मैप है, किस रास्ते से किस गति से आपने काम किया, कैसे करेंगे, स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात, एंश्योर अलाइनमेंट बिटवीन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट ना। शोधकर्ता को बिल्कुल स्पष्ट होता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, अब इसके आधार पर मैं इस तरह से एनालाइज करूं उद्देश्यों के अनुसार, तो उनके अनुसार सीक्वेंस में आपके सामने परिणाम आते हैं। ठीक है। तीसरी बात, मिनिमाइज एरर इन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली जो पदार्थों को इकट्ठा करते समय जो गड़बड़ियां होने की संभावना होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। साथ ही साथ एनालाइज कर रहे हैं आप, रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसमें भी त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। चौथी बात, इट हेल्प्स अदर रिसर्चर रिप्लिकेट द फाइंडिंग। जब कोई दूसरा आपका किए हुए शोध को पढ़ता है तो आसानी से उस चीज को वो पढ़ के समझ के आगे और काम बढ़ा सकता है और गहराई में काम कर सकता है। ठीक है। साथ ही साथ इट इंश्योर द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। ये किस चीज को इंश्योर करती है, जो भी आपने काम किया है उसका वैधता और आपके परिणामों की सटीकता निर्भर करती है आपने रिसर्च डिजाइन किस तरीके से बनाया है। तो किसी भी रिसर्च डिजाइन को बनाने के पीछे ये मुख्य उद्देश्य होते हैं, जिनके कारण हम रिसर्च को जब लिखते हैं और करना शुरू करते हैं, सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर में रिसर्च डिजाइन को जरूर बनाते हैं ताकि हमारा स्पष्ट हो सके हम क्या काम करना चाहते हैं। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हमने बात की थी, दो तरह की रिसर्चेज होती हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च, संख्यात्मक शोध और गुणात्मक शोध। संख्यात्मक शोध पर जो डिजाइन बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। और जो गुणात्मक में बनेगी क्वालिटेटिव में, तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन। ठीक है। तो ये उसी पे आधारित है। अगर आप संख्यात्मक शोध कर रहे हैं तो उसमें जो डिजाइन बनेगी वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहला प्रकार होता है डिस्क्रिप्टिव, इसको कहते हैं हिंदी में विवरणात्मक अनुसंधान डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन जब शोध करता है तो क्या करता है, जो रिसर्च कर रहा है उसको डेप्थ में जाके एक एक चीज को अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहा है, डिटेल में उसके बारे में बता रहा है और खोजबीन कर रहा है, और उस आधार पर वो व्हाट वेयर और व्हेन एंड हाउ को रिस्पॉन्ड कर पा, क्या क्यों कैसे, है ना, क्यों नहीं, क्या, कहाँ, कब और किस प्रकार। ठीक है ना। परंतु क्यों का जवाब यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है। इस बात को और समझने के लिए आप इस अगर उदाहरण को देखें, मान लीजिए कोई शोधकर्ता ये काम करना चाह रहा है, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ गवर्नमेंट स्कूल भोपाल। ठीक है। तो सिंपल एक रिसर्च कर रहा है, तुलनात्मक अध्ययन किसके बारे में कर रहा है, वो एंजाइटी को लेके, है ना। किसकी एंजाइटी की बात कर रहे हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और दोनों ही जेंडर है यहाँ पे, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहा है, तुलनात्मक अध्ययन में केवल उसको एंजाइटी के स्कोर चाहिए, एंजाइटी का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, और 9th क्लास के स्टूडेंट दोनों लड़के और लड़कियों पे कर रहा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कैटेगरीज, तो यहाँ पर वो करेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड आउट कर रहा है, कैटेगरीज उसने स्टूडेंट्स के कैटेगराइज किया है, या वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों स्कूल ले रहे हैं, शासकीय तो फिर कैटेगरीज और हो गई, या एरिया वाइज ले रहा है तो वहां पर रूरल एरिया और अर्बन एरिया, शहरी और
ग्रामीण क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जब शोध होता है तो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पर डिजाइन बन जाएगा, कैसा बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सर्वे मेथड दिखाई पड़ रही है ना, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च डिजाइन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात। अब दूसरी प्रकार होता है रिसर्च डिजाइन का, कोरिलेशनल, सहसंबंधात्मक अनुसंधान डिजाइन। जब शोधकर्ता क्या कर रहा हो, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, ना, वह जो चर है उन चरों का आपस में क्या संबंध है उसको देख रहा है। ठीक है, संबंध देखते समय वो इस बात का ध्यान रखता है कि स्ट्रेंथ कैसी है और उसका डायरेक्शन क्या है। स्ट्रेंथ से मतलब है क्या वो उच्च स्तर का है, हाई लेवल पे अत्यधिक है, या औसत है, कम है, या अत्यधिक कम है ना, वेरी पुअर, या औसत लेवल पर है, किस प्रकार का है स्ट्रेंथ। और डायरेक्शन से मतलब है जो रिलेशन देख रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव, सकारात्मक है या नकारात्मक दिख रहा है। इसको इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, अ स्टडी ऑफ स्ट्रेस इन रिलेशन टू एंजाइटी एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ स्कूल टीचर ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। यहाँ पर वो किस पे काम कर रहा है, स्कूल टीचर्स पे काम कर रहा है, उनके स्ट्रेस को देख रहा है, स्ट्रेस का संबंध देख रहा है वो एंजाइटी से, और मंथली एक्सपेंसेस जो उनके हैं टीचर्स के उस पे। तो यहाँ पर उसको सहसंबंध ज्ञात करना पड़ेगा। सहसंबंध ज्ञात करेगा तो उनके वो रिलेशन जब देख रहा हूँ वेरिएबल्स के बीच में, स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में, स्ट्रेस और मंथली एक्सपेंसेस के बीच में, तो वो उसका स्ट्रेंथ भी बता रहा है और डायरेक्शन भी। तो इस प्रकार की रिसर्च में वो क्या लिखेगा, वो कोरिलेशनल सर्वे रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तीसरा प्रकार होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन। ठीक है, तो ये जो, जैसा कि पहले व्याख्यान में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आप लोग को इस चीज को बताती हूँ क्योंकि उसी के हिसाब से आप रिसर्च मेथड के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो क्या कर रहा है, नो डाउट वैज्ञानिक विधि द्वारा काम कर रहा है, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडिंग इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल, चरों के बीच में वो क्या देख रहा है, अंतःक्रियात्मक संबंधों को या उसके प्रभाव को देखने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए उसको हाइपोथेसिस बना रहा है, हाइपोथेसिस बनाने के बाद उनकी वो जांच भी कर रहा है। और किस लिए जांच कर रहा है वो, टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मतलब क्या कारक कारण क्या है, संबंधों का, है ना? प्रभाव पड़ने का क्या कारण है। तो वो कब दिखता है, वो जो स्वतंत्र चर होते हैं, ठीक है, का आश्रित चर पर प्रभाव, है ना, मैनिपुलेटिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि इनपुट के रूप में होते हैं हमेशा, है ना। और जो मेजरिंग होते हैं इम्पैक्ट जिनके ऊपर अपन प्रभाव देख रहे हैं वो कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटकम के रूप में। तो इस पे, इस प्रकार के जब रिसर्च डिजाइन बनती है वो रिसर्च डिजाइन कहलाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध डिजाइन कहलाती है। इसको इस उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए शोधकर्ता क्या काम करना चाह रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड इन टर्म ऑफ स्ट्रेस ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली, है ना। वो इसके ऊपर काम करना चाह रहा है। यहाँ पर किसका प्रभाव दिख रहा है, वो प्रभाव दिखना चाह रहा है कि जो सहभागिता अधिगम विधि होती है उसका 9th क्लास के लड़के और लड़कियों विद्यार्थियों पर, दोनों विद्यार्थियों पर के तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो डिजाइन बना रहा है वो, यहाँ पे दो विधियां हो गई, है ना, दो समूह उसने बनाया, एक प्रयोगात्मक समूह बनाया, एक नियंत्रित समूह, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को उसने पढ़ाया है कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड से, है ना। जो प्रयोगात्मक समूह है उसको पढ़ाया उसने सहभागिता अधिगम विधि द्वारा, एक ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, और जो कंट्रोल ग्रुप था उसको पढ़ाया उसने परंपरागत विधि द्वारा, ट्रेडिशनल मेथड से, है ना, नियंत्रित समूह को। और फिर उनका उसने स्ट्रेस देखा, पहले देखा, फिर ट्रीटमेंट दिया, 1 महीने का मान लीजिए 30 दिन का ट्रीटमेंट दिया। फिर उसके बाद उसने फिर स्ट्रेस को देखा, फिर दोनों के जो गेन स्कोर का जो डिफरेंस आया, गेन स्कोर उसने निकाला, फिर उसके आधार पर उसने गणना की। ठीक है ना। तो ये तो रिसर्च डिजाइन, एक रिसर्च मेथड की बात कर रही थी। तो डिजाइन जब वो लिखेगा, आप देखिए यहाँ पर दो विधियां हो गई, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड और दूसरी ट्रेडिशनल मेथड, तो टू। ठीक है, फिर इसके बाद स्ट्रेस के उसने 3 लेवल लिए, हाई, एवरेज और लो, उच्च, औसत और निम्न, तो ये हो गया 3। और जेंडर कितना है, 2, मेल और फीमेल, ये 2। तो जो उसका शोध डिजाइन बना, रिसर्च डिजाइन बनी उसकी क्या होती है, 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 2
फैक्टोरियल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन उसकी बनी। समझ में आ रही बात? यहाँ पर कितनी डिजाइन बनी उसकी? 2 × 3 × 2 गुणक रिसर्च अनुसंधान, अनुसंधान डिजाइन उसने बनाई। एक बात समझ में आ रही? इसके बाद अगली है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी जो रिसर्च डिजाइन होती है उसको आप हिंदी में कहेंगे व्याख्यात्मक अनुसंधान डिजाइन। व्याख्यात्मक अनुसंधान डिजाइन, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, इस डिजाइन में जो रिसर्चर इसको यूज करता है कभी जब उसके पास जानकारियां बहुत सीमित होती हैं, ठीक है ना, और उस इवेंट की जब सीमित है तो अपने खुद के उसके पास जो खुद के विचार हैं, खुद के जो अनुभव है उससे संबंधित वो उनको वो गहराई में जाके एक्सप्लोर करता है, देखता है, जांचता है, परखता है, और फिर जो टॉपिक लिया उस टॉपिक का वाई, हाउ और व्हाट फैक्टर्स को वो जवाब देने की कोशिश करता है। इसको इस उदाहरण से आप ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी शोधकर्ता प्री किंडरगार्टन प्रोग्राम जो बच्चे अटेंड करते हैं, तो वाई उनकी जो लर्निंग होती है वो बूस्ट क्यों होती है, इस पे अध्ययन करना चाह रहा है। वाई प्री किंडरगार्टन प्रोग्राम्स बूस्ट लर्निंग, ये प्रोग्राम क्या क्यों हेल्प करते हैं बच्चों की लर्निंग को आगे बढ़ाने में, बूस्ट करने में, ठीक है ना। इस पर शोध करना चाह रहा है। अब देखिए यहाँ पे जानकारी उसके पास बहुत ज्यादा पहले से अवेलेबल नहीं है। वो गहराई में जाके उन सब बच्चों से, जो बच्चे जिन बच्चों ने प्री किंडरगार्टन प्रोग्राम अटेंड किया है, उनका इंटरव्यू कर रहा है, उनकी चेकलिस्ट बना रहा है, उनके पेरेंट्स से बात कर रहा है, फिर उसके आधार पर अपनी खुद के अनुभव के आधार पर उसके वाई, हाउ और व्हाट फैक्टर्स का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की जो रिसर्च डिजाइन हो जाती है वो कहलाती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन। ठीक, समझ में आ रही बात इतनी? इसके बाद है डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। डायग्नोस्टिक रिसर्च, इसको आप हिंदी में कहते हैं निदानात्मक अनुसंधान डिजाइन। निदानात्मक, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, किसी भी समस्या का गहराई में जाके उसका निदान करना, ठीक है। उसको पहचानना, पहले पहचाना फिर उसका निदान करना, समस्या को पहले पहचानो फिर। तो यहाँ पर जो रिसर्चर होता है क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अंडरलाइनिंग द फैक्टर्स, है ना। फैक्टर्स में उनको स्ट्रेंथ और वीकनेस को हाईलाइट करता है, और लर्निंग गैप्स अगर है तो उसको क्यों है, कॉज इवेंट टू अकर एंड हेल्प्स फाइंड सॉल्यूशन। उस आधार पर उसके वो सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करता है। इसको इस उदाहरण से ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। उदाहरण तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब किसी भी चीज को आप डायग्नोस करते हैं तो रिसर्चर को डायग्नोस करने के लिए बहुत तरह के उपकरण यूज करने पड़ते हैं, टूल्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि प्री टेस्ट, ओरल इंटरव्यूज, चेकलिस्ट, साइको एजुकेशनल असेसमेंट, अलग अलग तरह के टूल्स हैं। जिस टूल की आवश्यकता होती है उस टूल को इस्तेमाल करके वो समस्या को डायग्नोस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, जिसमें कि जो बच्चा था उस बच्चे को ये प्रॉब्लम थी लैंग्वेज से रिलेटेड। उसको सी बनाता तो उल्टा सी बना रहा है, बी का डी, डी का बी, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स, या लेटर्स उसको हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली मैथ्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, है ना, कैरी फॉरवर्ड करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो ये जनरल एक बेसिक प्रॉब्लम होती है जो कुछ बच्चे फेस करते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, है ना, उस मूवी में भी उसने उसको डायग्नोस किया, फिर उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की, है ना। फिर उसने निदानात्मक उसको शिक्षण किया, ताकि इससे क्या हुआ, बच्चे का ऑटोमेटिकली उसकी जो लर्निंग ग्रोथ थी बहुत आगे बढ़ गई। तो इस तरह की जो रिसर्च डिजाइन कहलाती है वो डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन कहलाती है। इसके बाद जो दूसरा टाइप मैंने बताया आपको, क्वालिटेटिव, गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध पर में जितनी भी रिसर्च डिजाइन बनती है वो क्या होती है? नो डाउट, जब इस मेथड को यूज करते हैं तो रीजनिंग पर फोकस करते हैं, है ना, और फोकस रीजनिंग के साथ साथ वैलिडिटी रादर देन रिलायबिलिटी, है ना, विश्वसनीयता की जगह किस पे ज्यादा जोर देते हैं? वैधता पर। और दूसरी बात यहाँ पर, क्योंकि गुणात्मक है, यहाँ पे संख्या में आपके पास प्रदत्त नहीं है, सिर्फ जानकारियां आप इकट्ठी कर रहे हैं, तो जो भी रिसर्चर अपना काम कर रहा है कैसा हो जाता है, वो सब्जेक्टिव परसेप्शन हो जाता है उसका अबाउट एन इवेंट, जिस इवेंट पे वो काम कर रहा है, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं घटना विज्ञान। घटना विज्ञान भी कह सकते हैं, अनुभवात्मक रिसर्च डिजाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह की जो रिसर्च डिजाइन होती है
इसमें जो रिसर्चर होता है वो उसकी गहराई में जाके स्टडी करता है। नो डाउट सब्जेक्टिव है ना, विषय निष्ठ हो जाता है वो, है ना। और पीपल्स के खुद के अनुभव उसके क्या है, वो क्या जानकारियां इकट्ठा कर रहा है, और इकट्ठा करने के लिए नो डाउट उसमें इंटरव्यूज ले रहा है, चेकलिस्ट बना रहा है, उस आधार पर वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट्स परसेप्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो काम करना चाह रहा है, स्टूडेंट्स परसेप्शन ऑफ हाई स्टैक एग्जाम, और हाउ स्टूडेंट्स परसीव एंड मेक सेंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, है ना। इस तरह का काम अगर वो कर रहा है कि किसी भी बच्चे का जो हाई स्टैक एग्जामिनेशन के लिए क्या सोच है, वो क्या सोचता है, ठीक है ना, कैसे तैयारी कर रहा है, ठीक है, क्या परसीव कर रहा है, इस पे अगर वो काम करना चाह रहा है, या फिर आप स्टडी करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स होते हैं किस तरीके से ऑनलाइन जब टीचिंग चल रही है उसको किस तरीके से वो परसीव कर रहे हैं, उनके सेंस ऑर्गन कितने अलर्ट मोड में है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली आपको बच्चों से इंटरव्यू शेड्यूल करने पड़ेंगे, है ना। आप उनका इंटरव्यूज लेंगे, उस आधार पर आप आ, जानकारियों को इकट्ठा करेंगे, उन जानकारियों को फिर आप एनालाइज करेंगे। ठीक, समझ वाली बात। तो ये पहला हो गया आपका फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन। दूसरा होता है इथनोग्राफिक। इथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन को आप निर्जातीय रिसर्च अनुसंधान डिजाइन बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसको उसको यूज करता है रिसर्चर अंडरस्टैंडिंग अ फिनोमिनन सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्रू इंटरव्यूज एंड नोट टेकिंग। यहाँ पर शोधकर्ता किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसका एक हिस्सा बन के, कई बार तो उस समूह का एक हिस्सा बन के वो उनकी गतिविधियों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, और उसके ऊपर नोट्स भी लेता है, लिखता है ना, और जरूरत पड़ने पे वो इंटरव्यूज भी ले रहा है, ठीक है ना। तो फिर वो उस चीज को ऑब्जर्व करके उसको प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करता है, समस्या की गहराई में जाने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर कोई आप रिसर्चर इस पे काम करना चाह रहा है, एनालाइजिंग टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इन अ स्पेसिफिक स्कूल कल्चर, किसी भी शिक्षक और विद्यार्थी का जो संप्रेषण है स्पेसिफिक स्कूल कल्चर में होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्कूल है, उसका कल्चर भी डिफरेंट है, उसमें किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं वो लोग आपस में, उस कम्युनिकेशन का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, स्टूडेंट्स की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है ना। इस पे स्टडी करना चाह रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसको भी उस समूह का हिस्सा बनना होगा, एज ए टीचर भी एज ए स्टूडेंट भी, तो वो ज्यादा अच्छे से उसको एनालाइज कर पाता है। या फिर वो स्टडी कर रहा है वर्चुअल क्लासरूम एंगेजमेंट। वर्चुअल क्लासरूम एंगेजमेंट का क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से चलता है, तो उसमें भी वो एक पार्ट बन के उसका वो उसको स्टडी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की रिसर्च क्या कहलाती है, इथनोग्राफिक रिसर्च डिजाइन कहलाती है, जातीय अनुसंधान डिजाइन कहलाती है। तीसरा प्रकार होता है केस स्टडी। केस स्टडी किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी बालक के ऊपर आप गहराई में अध्ययन करना, है ना। जैसे डॉक्टर्स लोग आपने देखा होगा केस स्टडी करते हैं पूरा, जब आप पहली बार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका केस तैयार करता है, ठीक है ना। तो डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, उस समस्या के जड़ में जाने के लिए वो क्या कर रहा है, डिटेल एग्जामिनेशन करता है, जैसे डॉक्टर्स करते हैं उसी तरह से रिसर्च स्कॉलर भी उसके डिटेल एग्जामिनेशन करता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी शोधकर्ता इस पे काम करना चाहता है, हाउ आ स्पेसिफिक स्कूल इम्प्लीमेंट्स न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। देखो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, या एक संस्था के रूप में ना, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। तो एक समूह है, उस समूह के ऊपर भी काम किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर शोधकर्ता जो काम करना करना चाह रहा है, एक किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के ना, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को वो अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो किस तरीके से कर रहा है, इस पे वो जानकारियां हासिल कर रहा है, तो डिटेल में एग्जामिन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप स्कूल के किस तरह से उन्होंने उस चीज को लागू किया। या फिर रिसर्चर काम करना चाह रहा है, हाउ टीचर इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैंडल करिकुलम चेंजेस, तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में करिकुलम में जो भी चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को किस तरीके से टैकल कर रहा है, हैंडल कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, अलग अलग जगहों। तो उसमें भी उसने क्या किया, डिटेल एग्जामिनेशन किया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर। तो इस तरह का जो रिसर्च होता है क्या कहलाता है, वो डिजाइन केस स्टडी रिसर्च डिजाइन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अभी हमने बात की रिसर्च डिजाइन क्या होती है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं,
और ये कितने प्रकार की होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या जाती है, अगर समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, सवाल लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। धन्यवाद।